मेरी माँ को इनवाइट नहीं किया, मेरी बहन आती थी उनको इनवाइट नहीं किया, साथ ही वो लड़की जिसकी शादी हो रही है वो अपने पापा को जिनको गए है ना, जिस माहौल में अभी वो है वहाँ पे अपने पापा को कितना मिस करती है। चांस ही नहीं था, हमको वैसे नाचना था जैसे वो नचाते, वो हमको तब हंसना होता था जब वो बोले हंसो, हमको तब नाचना था जब कुछ चीज़ों को, मेरी ज़िंदगी को, मेरे फ्यूचर को नोच के रख दिया। सो हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं ठीक होने की कोशिश कर रही हूँ गाइस, पर जितनी बात करती हूँ उतना ही मेरा बॉडी रिएक्ट करता है। सालों से बातें दबा के रखी हुई है और दिन ब दिन सालों से दूसरे लोग भी अपने अपने तरीके से नोच रहे हैं, तो वो सब तकलीफ़ें भी उभर के बाहर आएगी। कोशिश करती हूँ कि मैं वीडियो में आप पे ये ज़ाहिर ना होने दूँ, ताकि आपका मूड ख़राब ना हो और आप मेरे वीडियो को देख सकें। क्योंकि मेरी प्रकृति में या तो फिर मेरे संस्कार में, जैसा जहाँ मैं पली बड़ी हुई हूँ, नफ़रत सिखाई नहीं गई है, तो वो नफ़रत ज़ाहिर करने में भी मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। नफ़रत तो होती है, इंसान हूँ, मुझे जब खदेड़ा जाता है बिना मतलब के, मुझे मेरी ज़िंदगी बर्बाद की जाती है बिना मतलब के, तो तकलीफ़ तो होती है। और वो तकलीफ़ धीरे 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 अगर चलती ही रहे तो वो इंसान सामने वाले को नफ़रत करने लगता है। ये बहुत ही नेचुरल कंडीशन है। किसी की तकलीफ़ है वो 2% होती है और किसी की 200%, तो मेरी शायद उससे ज़्यादा है। और मैं अकेले ये सब सालों से झेल रही हूँ, वो भी अहमदाबाद में और गुजरात में, जहाँ पे जब से लोगों को धीरे धीरे पता चला, शायद ये हर जगह ही है आजकल, तो सोशल मीडिया पे सारी लड़कियां और औरतें बोल रही है, चिल्ला चिल्ला के अपनी बात रख रही है, अपने लिए इंसाफ मांग रही है। तो उनमें से ही मैं एक हूँ, पर मैं सालों के बाद मेरी आवाज़ अभी धीरे धीरे आपके सामने रख रही हूँ। तब जब मैंने किसी को भी कुछ नहीं बताया, अपनी तकलीफ़ ना बताई, और तकलीफ़ बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, कुछ भी लीगल तरीके से शॉर्ट आउट भी नहीं हो पाया, तब मैंने ये चुना रास्ता। ठीक है, उससे कई लोगों को तकलीफ़ हो रही है कि मैं तो रो रही हूँ, रो रो के वीडियो बना रही हूँ, रो रो के व्यूज़ ले रही हूँ। सही में जिन्होंने खुद रो रो के अपना, कहने के लिए, साम्राज्य बसाया है। मुझे पब्लिसिटी कितनी चाहिए थी वो खुद शायद जानते हैं, और मुझे चाहिए होती तो 15-16 साल कोई इंसान चुप नहीं रहता, घुटन में नहीं जीता, बिना किसी ज़मीन ना हो, उसके ऊपर आसमान ना हो, ऐसी कंडीशन में कोई चुप नहीं रहता। वैसे 16 साल से मैं चुप हूँ, और किसी को अच्छा लगे या ना लगे, मेरी लाइफ है, मेरे लीगल राइट्स है, और ये लाइफ मुझे ऊपर वाले ने दी है, मेरी खुद की है। तो मैं क्या करूं और क्या ना करूं वो डिसाइड करना सिर्फ और सिर्फ मेरा राइट्स है, किसी को दिया नहीं है मैंने। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपसे बात कर रही हूँ कि मेरी इंगेजमेंट के बाद, मैंने अगले 2 या 3 वीडियो के पहले बताया था, 2 वीडियो के पहले, कि मेरी इंगेजमेंट हुई थी, उसके बाद मेरे काका जी ससुर जो है, जो जहाँ पे मेरे कंकु पगला हुए थे, उनके 7 बेटों में से जो एक बेटा था छोटा वाला, उसकी इंगेजमेंट हो गई थी, और मेरी सगाई, मेरी इंगेजमेंट के कुछ ही दिन बाद उसकी शादी थी। तो अहमदाबाद में मैं रहती हूँ, मेरा जो ससुराल मुझे बताया गया था वो भी अहमदाबाद में है, कुछ 3-3.5-4 किलोमीटर के अंदर मैक्सिमम। और वो काका जी ससुर का घर निकला, जो बाद में पता चला उनके 7वें नंबर के बेटे या 6ठे नंबर के बेटे, उसकी शादी थी मेरी इंगेजमेंट के कुछ 1 हफ्ता या 10 दिन के बाद। अब हम तो रहते थे वो संजय और नंदलाल परमार के घर पे, हम हॉस्टेज थे उसके घर पे, तो हमारा कोई हाँ या ना कहने का तो कोई चांस ही नहीं था। हमको वैसे नाचना था जैसे वो नचाते, वो हमको तब हंसना होता था जब वो बोले हंसो, हमको तब नाचना था जब वो बोले नाचो, ये तुम्हारे लिए अच्छा है, ये तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि हम बोल रहे हैं यही तुम्हारे लिए अच्छा है। तो वैसे ही जब उसकी शादी थी तो मेरे हस्बैंड को बुलाया गया था मैसूर से यहाँ पे, जबकि मुझे बोला गया था बेंगलोर से यहाँ पे। ठीक है, बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है गाइस।
अगर ये कोई साउथ के पर्सन देख रहे हैं तो वो डिफरेंस बता सकेंगे, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ पे बेंगलोर में फैक्ट्री है, बेंगलोर का बिजनेसमैन है, ये सब बना के बहुत ही हाइप क्रिएट किया था, बहुत ही वाहवाही बटोली थी मेरे ससुर ने। और ये इन लोगों के खानदान लालची मेरे ससुर को खुश करने के पीछे पड़े थे, तो मेरा ससुर जो बोलता था वैसे ही ये लोग भी नाचते थे। तो उनकी शादी में जब जाना था तो गाइज मेरी एंगेजमेंट के बाद ससुराल में कोई पहला फंक्शन या ओकेशन या शादी, कुछ भी आप समझ लो। अब जब मैं बहू के होदे पे जाके मुझे पहली बार कुछ अटेंड करना है, आप समझिए कि मैं कुछ 19-20 साल में शायद मैं एंटर हुई थी। मेरी सेकेंड ईयर स्टडी मेरी ड्रॉप करवा दी, मेरी एंगेजमेंट हुई है। अभी तक मैंने जिससे मेरी एंगेजमेंट हुई उससे मैंने आधा घंटा बात नहीं की है, मैंने उसको एक नज़र भर के देखा भी नहीं है। हालांकि 6 महीने से मुझे टॉर्चर किया जा रहा है। तो ये लोग मुझे तैयार कर रहे हैं, और मेरी मम्मी से, मेरी सिस्टर से जो बता चुकी हूँ, वो भी उनका भी तो कोई नहीं था ना हमारे अलावा, तो कहाँ जाएंगे वो। तो वो जब आते, वो जब कुछ भी बोलते तो उनको काम में लगा दिया जाता, जैसे कोई काम वाला हो, जाओ बर्तन घिसो, जाओ किचन में ये खाना पकाओ, जाओ भाखरी बनाओ, जाओ पूरियाँ बनाओ, ऐसे मुझे उनसे अलग रखा जाता। ये देख के मुझे बहुत बुरा लगता था। लेकिन वो भावना और एक तरफ नंदलाल, पूरा दिन मेरा दिमाग खा जाते थे, कान में फुसफुसा के, हंसा के, बच्चों के आसपास रख के माहौल क्रिएट करते थे, और मुझे चने पे झाड़ पे बिठाते थे। हालांकि मुझे वो हमेशा गड़बड़ी लगी है, लेकिन मुझे पता नहीं चलता था गाइस। मैं बहुत बहुत छोटी थी, पापा को बहुत मिस करती थी। वो लड़की जिसकी शादी हो रही है, वो अपने पापा को जिनको गए है ना, जिस माहौल में अभी वो है वहाँ पे अपने पापा को कितना मिस करती है। जब उसकी शादी होने वाली है और कुछ महीने ही हुए हैं, उसमें से बाहर नहीं आ रही है, तब वो अपने पापा को कितना मिस करती है। तब मेरे मोरल से, मेरे इमोशन से इतना खेला इन लोगों ने, इतना दबाया, इतना खेला, इतने सपने, इतने आंखों के सामने सब कुछ चीज़ों को, मेरी ज़िंदगी को, मेरे फ्यूचर को नोच के रख दिया। और मुझे तो पता ही नहीं था कि मुझे बोलना भी क्या है उस वक्त। मेरे मम्मी कुछ सवाल उठाते तो उनको ऐसे काम वाले हो वैसे बर्तन धो लो, ये सब बोल के क्या मिलेगा, हम हमारे खानदान में लेके जा रहे, हम कहीं और नहीं लेके जाए, वैसे उनको लताड़ देते, उनका इंसल्ट कर देते, उनको वहाँ से उठा देते। और मम्मी भी अगर ना जाना चाहे तो उनको एक तो इंसल्ट हुई है, दूसरी तरफ उनकी बेटी फंसी हुई है। एक माँ के सामने उनकी बेटी को ये लोग ट्रैप कर रहे हैं। माँ को तो समझ आ ही रहा है, माँ को मेरे इमोशंस, मेरी कंडीशन भी थोड़ी समझ आ रही है। वो मेरे सामने, मैं आज भी नहीं भूल सकती, आज भी मेरी आंखों के सामने उनका चेहरा है, हेल्पलेस चेहरा, जो अंदर से इतना इंसान रो रहा है, टूट रहा है, चीख रहा है। मैं उनके सामने देखती रहती, वो मेरे सामने देखते रहते, और मैं वो बोलती थी कि मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। तो ज़बरदस्ती हमसे खर्चा करवाना कि नहीं, शादी है, ससुराल में है, पहली शादी है, हम उसको भी बुलाएंगे, ठीक है। तो मेरे बहाने वो लोग लड्डू खा रहे थे, वो लोग हर जगह ये जता रहे थे कि वो लोग बहुत महान है, उन्होंने बिना बाप की बेटी को अपने घर में रखा और मेरी शादी करवा रहे हैं। मेरी शादी में जितना भी खर्चा हो रहा है वो सब वो लोग कर रहे हैं, जबकि 1 रुपया भी उनका खर्चा नहीं हुआ, एक्सेप्ट उनके घर में जो खाना बनता था वो, और उसमें भी जो खाना वो लोग बनाते थे हमको जबरदस्ती खिलाते थे, हम खाते थे, उसके अलावा कुछ भी नहीं, जो हमारे गले नहीं उतरता था, क्योंकि हमको पता ही नहीं हम क्यों खा रहे हैं, हम क्यों यहाँ पे पड़े हैं, हमको क्यों यहाँ पे हमको पकड़ के रखा है, मुझे क्यों नहीं जाने देते बाहर, किसी से बात नहीं करने देते। मेरे मम्मी है, उनके पास प्रॉपर कपड़े नहीं है, 2-3 पेयर ऑफ क्लोथ्स उनके हैं, वो उनमें ही घूम रहे, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तब मेरे फियांसे, मतलब मेरे जो पति देव हैं, जो होने वाले थे, उनको बुलाया और ये आए। इन लोगों ने उसको जब बुलाया फ़ोन पे बात करके, तो उसने मना किया था, पर इन लोगों ने बहुत लताड़ा उसको।
अपने अपनी भाषा में शादी का बहाना देके अब जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, ये है वो है, मतलब सब तरीके से दबा के उसको यहाँ पे बुलाया। वो रिजिड इंसान आने वाला नहीं था। जब वो यहाँ पे आया तो वो पूरा खुन्नस मुझ पे उतार रहा है, जिसके बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं है कि उन लोगों ने ऐसा क्यों किया और वो आना क्यों नहीं चाहता था। बच्ची हूँ मैं, बैठी हुई हूँ, मुझे खुद समझ नहीं आता। इतना गंदे अड़ियल लोगों के बीच में फंसी हुई हूँ। कभी जिंदगी में मैंने ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया, ऐसी बातें नहीं सुनी, इतनी अड़ियल लैंग्वेज नहीं सुनी है, अड़ियल भाषा शब्दों और ऐसी अड़ियल एक्सप्रेशन। आप समझो बहुत ही वियर्ड से, बिल्कुल ऐसे आदिवासी की तरह वो बुड्ढा घूमता था नंदलाल। और मेरा ससुर है वो बिल्कुल आदिवासी पर्सन के जैसे, राक्षस के जैसे शब्दों पे हंसता था। उसको कुछ इमोशनल बात कर लो, कोई मेरे पापा की भी बात अगर निकले जो इस दुनिया में नहीं है, कुछ ही महीने हुए हैं ना, तो वो लोग ऐसे राक्षस के जैसे हंसते। तो वो आया और उसको बुलाने का रीजन मैं आपको बताऊं, जो मुझे उस दिन पता चला, जिस दिन हमको ये शादी अटेंड करने के लिए राजकोट जाने के लिए अर्ली मॉर्निंग निकलना था। सुबह के कुछ 4:30, 5:30 के आसपास हमें निकलना था ताकि हम राजकोट पहुंच पाए। अभी मुझे याद नहीं है डिस्टेंस, पर मैं यहाँ मेंशन कर दूंगी देख के बाद में। तो वो जर्नी करने के लिए ये संजय ने रेंट पे वैगनआर मंगाई थी। मैं मेंशन कर रही हूँ कि वैगनआर, ठीक है। उस वक्त इनका काफ़ी कुछ पता नहीं, वैगनआर नहीं आई थी कि क्या, उसने रेंट पे मंगाई थी। बड़ा है वो, ऐसा दिखाने के लिए, मेरे ससुर को बड़ा आदमी है वो, ऐसा दिखाने के लिए ताकि उसको फुटेज ज़्यादा मिले, उसको ज़्यादा लड्डू मेरे ससुर दे, क्योंकि वो लोग हमारी शादी करवा रहे हैं, अपने घर पे रख रहे हैं मुझे अपनी बहन बना के, ठीक है। तो उसने वो वैगनआर मंगाई। उसमें भावना, संजय, नंदलाल खुद, उनके 2 बच्चे, 5 लोग वो, मैं 6 और मेरा होने वाला। तो संजय को या किसी को कार तो चलानी आती नहीं थी। ड्राइवर बुलाते तो उसको 2,000-3,000 कुछ उसका दिन का देना पड़ता, पेट्रोल के खर्चा करना पड़ता। गाड़ी रेंट पे मंगाई थी तो पेट्रोल तो खुद ही करेंगे, वो खर्चा करना पड़ता। तो वो सब ना करना पड़े उसके लिए हम जब जाएंगे तो पूरा दिन घूमेंगे, खाएंगे पिएंगे, वो खर्चा होगा। तो मुझे ले लो, उसको बुला लो, क्योंकि हमने तो उसकी सगाई करा दी है ना, कोई उससे शादी करने को तैयार ही नहीं था। मेरे ससुर जो बोल रहे थे, तो इन लोगों के हाथ में तो गोल्डन फिश आ गई। मुझे ऐसे वो लोग वटाते रहते थे जब भी जो ज़रूरत पड़ी, जो कि अभी भी हो रहा है, लीगल केस में भी वही हो रहा है, बताऊंगी धीरे धीरे गाइस। तो वो करने के लिए उसको वहां पे यहाँ बोला। अब ये इंसान मुझ पे खुन्नस उतार है, जबकि मुझे उसका नेचर है, उसकी बोली, वो कुछ बोला ही नहीं, मुझे कुछ पता नहीं है गाइस। अभी तक मुझे उसके बारे में ऐसे सुन मुन ऐसे कॉर्नर में बैठी रहती थी, और मुझे ऐसे टेढ़ी मेढ़ी नजर करके भी आज भी देखना नहीं आता, पर अंदर अंदर ऐसे ऐसे ख्वाब देख रही हूँ कि वो मुझे बुलाएंगे, हम लोग बात करेंगे, जो हर लड़की का ऐसे मन में वो होता है जब वो एज में होती है, सगाई हो गई होती है, शादी होने वाली होती है। तो वो आया अगले दिन रात को, उसको लेट नाइट कुछ 2 बजे 1:30-2 बजे पहुंचा था और सुबह निकलना था। उसके लिए वो गुस्सा था, मेरे ससुर गुस्सा थे, वो भी मुझे मतलब है करके फ़ोन पे मुझे कितना कुछ सुना दिया कि मैंने बोला होगा, मैंने ही उसको पूछा, जब मुझे खुद नहीं पता है, लेकिन वो संजय को पता था। मेरा ससुर और उनकी ही बात होती थी। वो आया, उसको ड्राइवरगिरी करने के लिए बुलाया, नहीं उसको कुछ पता चला, वो बिल्कुल लल्लू पंजू। उसको मैंने पूरे दिन नोटिस किया उसका बिहेवियर, और मैं पूरे रास्ते से जब तक वापस नहीं आई तब तक शादी में हर जगह मुझे वो जो बोलते वो मैं करती थी, पर मैं अंदर से इतना रोती थी। मैं वो भावना को साइड में खींच खींच के रोक रोक के बताती थी कि मुझे ये सही नहीं लग रहा है, ये कुछ और चाहता है, ये मुझसे बात भी नहीं कर रहा है, ये मेरी तरफ देख भी नहीं रहा है। तो संजय और भावना मेरा ब्रेन वॉश करते कंटिन्यूअस। अभी तो वो शर्मा रहा है, वो बहुत ही सीधा है, उसको गुजराती इतनी नहीं आती तो वो शर्मा रहा है, वो घबरा रहा है। लड़की हूँ मैं, मुझसे ज़्यादा भी घबराएगा। उन लोगों ने मुझे ऐसे कन्विंस किया था कि तुम चलो,
पूरा दिन तुम साथ में रह सकती हो, शादी वाला माहौल होगा तो तुम्हारी फीलिंग्स, उसकी फीलिंग्स, तुम दोनों को अच्छा लगेगा। तुम्हारी भी नई नई शादी अभी 1-2 महीने में होने वाली है तो अच्छा लगेगा। तो मेरे माइंड में वो सब ऐसे फूल उन्होंने बो दिए थे, तो मुझे और ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। मैं दिन ढलते ढलते अराउंड 4:30-5 होते होते मैंने वहाँ पे खाना भी नहीं खाया गाइस। मैं यहाँ पे एक फ़ोटो लगा दूंगी, आप देखना। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा डांस करते हुए देख रही हूँ। वो क्यूब के बाजू में जो एक औरत और है, वो जिसकी शादी थी उसके ही एक और भाभी है, ठीक है, मतलब एक दूसरे भाई की बीवी है, जिसकी भी मतलब समझो कि 1-1.5 साल पहले ही शादी हुई थी। नहीं थी वो ऐसा कुछ, और वो मुझसे थोड़ा सा फ्रैंक बात कर लेती थी, पर बहुत वल्गर बातें करती थी। मुझे अच्छा नहीं लगता था, पर वो थोड़ा बहुत बुला लेती थी। तो उसने मुझे खींचा तो मैं नाच रही हूँ, और ये जो मेरा पति है ना बाजू में, आप देखो उसको, वो अपनी धुन में अलग से ही है, क्योंकि उसको भी ऐसे धकेल धकेल के डांस करने के लिए बोला है और मेरे बाजू में खड़ा किया है, क्योंकि वो लोगों के हिसाब से तो ऐसा है कि हम भी नए कपल है। उसको खींच के लाके डांस करने के लिए बोला गया। वो अपने धुन में है, मेरी तरफ देख नहीं रहा है, कुछ नहीं देख रहा है, मेरा पूरा ध्यान उस पर रहता है। मैं डांस करते करते भी उसकी तरफ जाने की कोशिश कर रही हूँ, देखती हूँ कि वो मेरी तरफ देखे। मैं तैयार हुई हूँ, मैंने पहली बार खुद से बहुत मन से साड़ी पहन की है। और गाइस, मैं वीडियो एडिट कर रही थी, बीच में ये क्लिप डाल रही हूँ। बताना भूल गई थी कि ये साहबजादे ने, मेरे पति देव ने जो कपड़े पहने हैं ना, वो कपड़े भी जिन लोगों के घर में शादी थी, वो 7 भाई, उसमें से एक भाई ने ये कपड़े उसके खुद के निकाल के इसको दिए हैं, क्योंकि ये साहबजादे बिल्कुल ही ऐसे रूटीन के कपड़े, जो घर के कपड़े होते हैं ना, वैसे टाइप के कपड़े में आए थे। सगाई में भी उसने वही किया था, सगाई की वीडियो में वो बताऊंगी। लेकिन इसमें जो कपड़े पहने हैं ना, वो भी उसको उधार के दिए गए हैं। उसको कोई खुशी ही नहीं थी, वो आना ही नहीं चाहता था। वो उसको हर चीज़ के लिए ऐसे खींच खींच के, धक्का मार मार के करवाते थे ये लोग। मैं रो पड़ी थी 4:30-5 बजते बजते, जब वहाँ से निकलना था। तो वो संजय, वो तुम मूड क्यों ख़राब कर रहे हो, तुम हमारे ट्रिप क्यों ख़राब कर रही हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम बैठे हैं ना, मैं उससे बात करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। और इस बंदे ने भी मुझसे कोई बात ही नहीं की गाइस। और दूसरी बात, जब ये शादी में जाने की प्लानिंग हो रही थी, मतलब शादी में जाना है तो 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले बात तो होती है कि चलो जाना है, आप तैयार हो जाना, कि ये है वो है। उस वक्त आपको ये बात बहुत वियर्ड सी लगेगी, और आप बताना कि इसको क्या कहते हैं, क्या ऐसा होता है। जस्ट नई सगाई हुई है घर में, 2 घरों के बीच, है ना। वैसे मेरे काका जी ससुर, मतलब मेरे ससुर का ही घर हुआ, वो भी वहां से आए थे, उसका सग्गा भाई है वो, मतलब जिसकी शादी थी वो मेरे काका जी ससुर का बेटा, मेरा देवर हुआ। और ये जेठ हुआ मेरा हस्बैंड, और वो संजय, और मैं तो उनकी फैमिली हूँ ही। और वो जिसकी शादी थी उसकी माँ है, वो संजय की बुआ लगती है, हाँ सग्गी बुआ लगती है, उसकी बुआ का बेटा, उसकी शादी, ठीक है। और ये जो है मेरा हस्बैंड है, वो उसकी फूफा के भाई का बेटा। तो दोनों तरफ से रिश्ते उनके ही हैं, और इसने मुझसे रिश्ता जोड़ लिया बहन कह के शादी करवाने के लिए। लेकिन मेरे घर में से आप मुझे पूछते रहते हो ना, मेरा कोई नहीं है क्या, मेरे माँ बाप नहीं है, भाई बहन नहीं है, मेरा फैमिली मेंबर कहाँ है, तो आप मुझे बताओ। इन लोगों ने मेरी माँ तक को नहीं पूछा एक बार भी कि आपको शादी में आना है या फिर आप आना चाहोगे। कोई इनविटेशन नहीं दिया, ना ही कुछ पूछा, ना ही मेरे बारे में पूछा कि हम इसको लेके जा रहे हैं तो आपको कोई तकलीफ है। क्यों होगी तकलीफ, मैं तो उसके घर में ही थी, उनके बाप की प्रॉपर्टी हूँ। और मेरी मम्मी बोल कैसे सकती है, क्योंकि वो भी तो उनके घर में रह रही है, तो उनका खा रही है, तो वो अपनी मर्जी से कैसे मुंह खोलेगी। वो होती कौन है, हमको बिना उनके मर्जी के कचरे के जैसे हमको ट्रीट किया जाता था गाइस। मेरी माँ को इनवाइट नहीं किया, मेरी बहन आती थी उनको इनवाइट नहीं किया, साथ में ही थे, उनको भी इनवाइट नहीं किया है। एक बार
फॉर्मेलिटी के लिए भी नहीं बोला गया है, बिकॉज संजय का कहना ये है कि बૈराओनी बुद्धि तो ढींचणમાં હોય છે। बताती हूँ हिंदी में, औरतों का दिमाग होता ही नहीं है, वो घुटनों में होता है। उनको कभी कुछ पूछा नहीं जाता, उनको कुछ बोलने की जरूरत होती नहीं है, जो हम बोलेंगे वो ही करना होता है। इसलिए जब मैं भी कुछ बोलती थी कि मुझे शादी में ये नहीं करना है, या मुझे पूछना है, या मुझे बात करनी है, या मुझे मिलना है, या मेरी मम्मी कुछ सवाल कर लेते तो उनको भी ऐसे ही लताड़ के वो ये कह के कि मैं हूं ना, तुम कौन हो, तुम तुम्हारा काम करो। मतलब उसके हिसाब से काम करना मतलब जाओ चौकड़ी में जाके बैठो। चौकड़ी मतलब जो वॉशिंग एरिया साइड में बाहर बनाया होता है, वह जहाँ बर्तन पड़े होते हैं, जूठे बर्तन, कपड़े, वो सब। तो दिन में 50 बार वो मेरी मम्मी को बोलता था, जाओ बर्तन करवाओ। भावना खाना बनाएगी, खाना बनाने की बात नहीं करता था वो। खाना बन जाने के बाद वो जो बर्तन इकट्ठे करना है, साफ सफाई करना है, झाड़ू पोछा करना है, वो मेरी मम्मी को बोलता था वो। और वो भावना को बोलता था, तूने खाना बना लिया, चल अब तू आगे बैठ जा, अब ये लोग कर लेंगे। ऐसे ये बिहेवियर था गाइस। कैसे होते मेरे रिश्ते, कैसे बचते मेरे रिश्ते, मैं कैसे बचा सकती थी, आप बताओ। और ये जो चीज हो रही है ना, वही चीज मेरे साथ 16 साल से मेरे वकील कर रहे हैं। और यहाँ पे हजारों की भीड़ लग चुकी है, 1 by 1। 10 साल तक तो मैं वही डायलेमा में रही हूँ कि कोर्ट है, कोर्ट का काम स्लो होता है, जैसे सब लोग जानते हैं, वही भ्रमणा में मैं ही रही हूँ। कोर्ट का काम है, स्लो होता है, बहुत केसेस आते होते हैं, जब टाइम आएगा तब हो जाएगा, प्रोसेस होगा तो वकील बुलाएगा। मेरे वकील को सारी चीज़ें बता दी है, अब वो उनका काम करेंगे, जब टाइम होगा तो वो हमसे बात करेंगे। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, उन लोगों ने कभी कुछ नहीं किया। उन लोगों ने एक फ़ोन कभी मुझे नहीं किया मेरे केस को आगे बढ़ाने के लिए। बाकी तो बहुत सारे कॉल करते थे, बहुत बार मुझे अपने ऑफिस बुला के धक्का करते, लेकिन तब कोर्ट की डेट नहीं होती थी, कोर्ट केस के बारे में बात कुछ भी नहीं होती थी गाइस। यहाँ पे भी अपने अपने तरीके से मुझे ऐसे ही नोचा, लताड़ा और हॉस्टेज किया गया है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी गाइस। प्लीज़ सपोर्ट करना, मैं आगे आपको अपनी स्टोरी बताऊंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।